प्रभा डी बसंत राज। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल, हर पल आपके साथ। और पेश हैं आज की बड़ी सुपर 20 समाचार सुर्खियां। आज की सबसे बड़ी खबर, भारतीय न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है। भारतीय संविधान न्यायपालिका को नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक मानता है, लेकिन क्या हो जब यही संरक्षक खुद न्याय के लिए गुहार लगाने लगे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सिविल न्यायाधीश अदिति कुमार शर्मा ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने देश भर की न्यायिक प्रणाली को झकझोर कर रख दिया है। अदिति शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि जिला न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता द्वारा लंबे समय तक उत्पीड़न किया गया और बार बार की गई शिकायतों के बावजूद न तो कोई सुनवाई हुई और न ही कोई ठोस कदम। शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम तक को पत्र लिखे। उन्होंने गुप्ता की पदोन्नति पर पुनर्विचार की मांग की थी, लेकिन जैसे ही गुप्ता की पदोन्नति का ऐलान हुआ, शर्मा ने तुरंत न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका ही न्याय न दे सके तो संविधान में दिए गए अधिकार महज एक बुलबुले के समान हैं, दिखने में सुंदर लेकिन बेहद अस्थिर। यह मामला सिर्फ एक न्यायाधीश का इस्तीफा नहीं है, यह हमारे उस पूरे ढांचे पर सवाल उठाता है जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं। हर न्यायाधीश के जीवन में एक क्षण आता है। यह वो क्षण था जब एक न्यायाधीश ने चुप रहने के बजाय न्याय के लिए आवाज उठाई। अब देखना यह है कि क्या न्यायपालिका इस मुद्दे पर आत्मचिंतन करेगी या फिर ये भी एक और फाइल बनकर सिस्टम में खो जाएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विवाद के चलते गिरफ्तार की गई केरल की 2 ननों को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में जिस महिला को केंद्र में रखा गया था, अब उसका कहना है कि उस पर बयान बदलने का दबाव डाला गया था। महिला ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि एक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़ी महिला ज्योति शर्मा ने न सिर्फ उसे बयान बदलने के लिए धमकाया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। महिला का आरोप है कि उसने जो बयान पुलिस को दिया वो उसकी इच्छा के खिलाफ था और उसे मजबूर किया गया था। यही बयान केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी की बुनियाद बना। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के सदस्यों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन अब जब महिला खुद सामने आकर कह रही है कि उस पर दबाव बनाया गया तो यह मामला एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक और घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया है। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से 2 आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार कर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सतर्क भारतीय जवानों ने उन्हें घेर लिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों घुसपैठिए ढेर कर दिए गए। सेना ने ऑपरेशन को रणनीतिक रूप से अंजाम दिया। इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है ताकि कोई और आतंकी छिपा न हो। फिलहाल नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट जारी है। एक बार फिर हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। समय रहते की गई यह कार्रवाई एक बड़े आतंकी हमले को रोकने में सफल रही। पुंछ जिला पहले भी घुसपैठ की कोशिशों और आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन सेना की मुस्तैदी ने दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद, उपराष्ट्रपति पद को लेकर आज एक बड़ी हलचल हुई है। जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पर क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से हुआ या फिर कहानी कुछ और है? हाल ही में धनखड़ जी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही। जून में उत्तराखंड में वे मंच पर बेहोश हो गए थे। मार्च में उन्हें हृदय की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर ये केवल स्वास्थ्य कारण होते तो घोषणा एक राजनीतिक शैली में नहीं होती। धनखड़ का इस्तीफा उनके एक्स पूर्व में ट्विटर हैंडल से देर शाम पोस्ट किया गया, उस दिन जब वे न केवल राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे थे बल्कि कार्य मंत्रणा परिषद की बैठक में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। यानी दिन भर सक्रिय और रात को इस्तीफा। सवाल उठते हैं, क्या भाजपा और एनडीए में आंतरिक संतुलन बदल रहा है? आज का सबसे बड़ा खुलासा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में पहली बार एड रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ का जिक्र हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को संसद में बताया कि इस रिपोर्ट में कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 22 अप्रैल को 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। विदेश मंत्री ने बताया कि इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने खुद ली थी और सोशल मीडिया पर हमले की तस्वीर भी साझा की थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि जब सुरक्षा परिषद में इस प्रेस वक्तव्य पर चर्चा हो रही थी, तब पाकिस्तान ने टीआरएफ का जिक्र हटवाने की कोशिश की। आइए देखें उन्होंने क्या कहा। The resistance front. When the Security Council was debating this on the 25th of April, and TRF had twice claimed responsibility for the Pahalgam attack, Pakistan defended the TRF. Pakistan tried to get any mention of TRF excluded, and in fact the Pakistani foreign minister told his parliament that this is a great diplomatic achievement. Now I mention it
because today, again thanks to our diplomacy, the TRF has been designated as a global terrorist organization by the US government, and the same Pakistani foreign minister who took so much pride saying I defended the TRF says जैसा well, कि उन्होंने बताया कि यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम की रिपोर्ट के एशिया खंड में साफ लिखा गया है कि 22 अप्रैल को 5 आतंकवादियों ने पहलगाम में एक पर्यटन स्थल पर हमला किया और 26 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली और अगले दिन उसे दोहराया भी। द रेजिस्टेंस फ्रंट को लश्कर ए तैयबा का छद्म संगठन माना जाता है और यह पहली बार है कि यूएनएससी की आधिकारिक रिपोर्ट में इस संगठन का नाम आया है। भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। अब जब यह जिक्र सीधे संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आया है तो भारत की कूटनीतिक स्थिति और भी मजबूत मानी जा रही है। सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकी संगठनों का नाम आ रहा है तो क्या अब पाकिस्तान पर कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा और क्या उन निर्दोष नागरिकों को कभी न्याय मिलेगा जिनकी जान इस अमानवीय हमले में चली गई। रूस के सुदूर पूर्व में बुधवार तड़के 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। इसका असर पूरे प्रशांत क्षेत्र में महसूस किया गया है। जापान, अमेरिका और कई प्रशांत द्वीपों में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूकंप का केंद्र था रूस का कुरील द्वीप समूह जो रिंग ऑफ फायर में स्थित है, यानी वह क्षेत्र जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय और ज्वालामुखीय घटनाएं होती हैं। भूकंप के तुरंत बाद जापान के होक्काइडो और रूस के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीप देशों के साथ साथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि INSUIS यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने साफ कर दिया है कि इस भूकंप से भारत के किसी भी तटीय राज्य को कोई खतरा नहीं है। बताया कि सिस्मिक डेटा और महासागर में आए बदलावों के आधार पर भारत के पूर्वी या पश्चिमी तट पर किसी प्रकार की सुनामी की आशंका नहीं है। हालांकि भारत को इस बार राहत है, लेकिन यह घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि समुद्री क्षेत्र से जुड़ी प्राकृतिक आपदाएं कितनी तीव्र और अप्रत्याशित हो सकती हैं। रूस के तटीय इलाकों में तबाही की दस्तक, धरती कांपी और समुद्र उफान पर आ गया। 8.8 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद उठी सुनामी की लहरें। पूर्वी रूस के परमुशीर द्वीप के पास सेवेरो कुरिल्स्क क्षेत्र में भीषण भूकंप के बाद समुद्र में उफान देखा गया। सुनामी की पहली लहरें तट से टकराईं, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी फैल गई। फ्रेंच पोलिनेशिया, चिली, कोस्टा रिका, हवाई और जापान समेत कई देशों में सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण USGS और जापान की मौसम एजेंसी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INSUIS ने पुष्टि की है कि भारत के लिए सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप की तीव्रता भले ही मापी जा सके, लेकिन इसकी मारक ताकत अक्सर चेतावनियों से कहीं आगे निकल जाती है। फिलहाल सवाल यही है, प्रकृति की इस चेतावनी को मानवता कितनी जल्दी समझ पाएगी। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश के कारण श्री अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि लगातार हो रही भारी बारिश से पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों पर स्थिति खतरनाक हो गई है। लिहाजा यात्रा को 30 जुलाई 2025 तक रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अपने एक्स पूर्व ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी साझा करते हुए श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आधार शिविरों पर ही ठहरें और किसी भी अफवाह से बचें। अब तक 3.93 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में दर्शन कर चुके हैं। इस वर्ष यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन मौसम की मार ने फिलहाल उसे विराम दे दिया है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और जगह जगह राहत कैंप भी सक्रिय कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। आपदा प्रबंधन दल, मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि देश भर की एकता और श्रद्धा का प्रतीक है। हम सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और जल्द बहाल यात्रा की कामना करते हैं। आज हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जिसे अब तक दुनिया से छिपाया गया। युद्ध से लौट रहे रूसी सैनिकों की लूट और धोखे की कहानी। यूक्रेनी मोर्चे से लौटते इन सैनिकों के हाथों में होती है एक छोटी सी उम्मीद, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने की। लेकिन रूस की सड़कों पर उनका सामना होता है भ्रष्ट पुलिस, धोखेबाजों और यहाँ तक कि अपने ही कमांडरों से। निकिता खुरसा नाम के एक सैनिक जब युद्ध से छर्रों के जख्म और पैसों से भरा प्लास्टिक बैग लेकर लौटे तो उन्हें नहीं पता था कि सच्चा संघर्ष अभी बाकी है। एक रात जब वे शराब के नशे में थे तो रूसी पुलिस ने उन्हें रोका और फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। पुलिस अधिकारी ने चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, क्या तुम्हें पता है ये कितने पैसे हैं?
और उनकी सारी बचत चली गई। ऐसे ही कई मामलों में सामने आया है कि युद्ध से लौटे सैनिकों को फर्जी निवेश, रिश्वत और मनगढ़ंत आरोपों में फंसाकर उनकी कमाई लूटी जा रही है। युद्ध में घायल लेकिन घर में धोखा, 6 में से 1 सैनिक लूट या ठगी का शिकार, कमांडरों द्वारा पैसे काटे जाने की भी शिकायतें। ये कहानी केवल निकिता खुर्सा की नहीं है। पूरे रूस में मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक हजारों सैनिकों की कमाई, उनकी मेहनत और उनके सपनों को उसी व्यवस्था ने छीन लिया जिसकी रक्षा के लिए वे लड़ते रहे। युद्ध में जान का जोखिम झेलने वाले इन सैनिकों के लिए असली लड़ाई शायद अब शुरू होती है। भ्रष्ट तंत्र और अनदेखी से जूझने की लड़ाई। ग्लोबल वॉच 24/7 इस पर अपनी नजर बनाए हुए है और हम आपके लिए लाते रहेंगे युद्ध के पीछे की सच्चाइयां। सद से बड़ी खबरें आ रही हैं। संसद के मानसून सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना संबोधन दिया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। आपने पीओके दे दिया, उसे वापस लेना हमारा कर्तव्य है। जैसे ही अमित शाह ने राज्यसभा में बोलना शुरू किया, विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर हाजिरी को लेकर हंगामा किया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई और इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस 2 दिन से चल रही है। अब तक 50 से ज्यादा सांसद इसमें बोल चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहस में शामिल रहे। जेपी नड्डा का संबोधन शाम 3 बजे तय है। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों की पहचान से यह साफ है कि पहलगाम हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा है। पीओके, ऑपरेशन सिंदूर, लश्कर का नाम और विपक्ष का वॉकआउट। मानसून सत्र का आज का दिन गरमाया हुआ और राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहा। पीओके पर बयान, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन। संसद में हर शब्द हर जवाब राजनीति को नई दिशा दे रहा है। कर्नाटक लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास इंतो % सबूत हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की अनुमति दी और चुनाव चुराए गए। राहुल गांधी अब इन अनियमितताओं के खिलाफ 4 अगस्त को बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेगा। यह प्रदर्शन लोकतंत्र की रक्षा और चुनावी पारदर्शिता की मांग को लेकर है। कांग्रेस का यह आरोप 2024 के चुनाव परिणामों की पारदर्शिता पर एक बार फिर बहस छेड़ सकता है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने तीखे तेवरों के लिए चर्चा में है। इस बार निशाने पर है भारत। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इसके पीछे वजह बताई है भारत का ब्रिक्स समूह से जुड़ा होना और रूस से उसके संबंध। यह आंशिक रूप से ब्रिक्स, आंशिक रूप से व्यापार का मामला है। भारत से बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन हमें अपने हितों की रक्षा करनी है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अन्य देशों पर भी इसी तरह के टैरिफ लगाए जा सकते हैं यदि वे रूस का समर्थन करते हैं। भारत सरकार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह बयान आने वाले समय में भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप के टैरिफ और टकराव के बीच भारत की कूटनीति की अगली चाल क्या होगी, दुनिया देख रही है, क्योंकि ये सिर्फ शुल्क नहीं, शक्ति संतुलन का संकेत है। बिहार की सियासत में फिर गूंजा गाली गलौज का ऑडियो बम। वायरल ऑडियो में विधायक ने पंचायत सचिव को दी भद्दी गालियां। अब दर्ज हुआ, राजद विधायक भाई वीरेंद्र का एक फोन कॉल वायरल हो गया है जिसमें वे पंचायत सचिव को गाली देते सुने जा सकते हैं। पीड़ित सचिव ने पटना के SSC ST थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पंचायती राज विभाग के अधिकारी की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर SSC ST अधिनियम के तहत विधायक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बीजेपी के राज्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, यह घटना साबित करती है कि राजद एक अराजक पार्टी बन चुकी है जहां लोकतंत्र की जगह दबंगई चलती है। विधायक भाई वीरेंद्र या राजद की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वाणी की मर्यादा जब सत्ता की ताकत से लांघी जाती है तो लोकतंत्र शर्मिंदा होता है। सवाल सिर्फ गाली का नहीं, उस मानसिकता का है जो जनता के सेवकों को अपना सेवक समझने लगती है। दिल्ली की फिजाओं में अब नहीं है दम घुटता जहर, बल्कि बह रही है राहत की हवा। राजधानी ने 10 सालों में जुलाई की सबसे साफ हवा दर्ज की है। लगातार और नियमित बारिश ने राजधानी को दिया एक नई सांस लेने का मौका। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 के 31 में से 23 दिन बारिश के रहे, जिससे धूल और प्रदूषण काफी हद तक कम हो गया। 30 जुलाई तक दिल्ली का मासिक औसत AQI 69 रहा, जो कि CPCB की संतोषजनक श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्तर पिछले 10 वर्षों में सबसे बेहतर है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर मानसून के साथ साथ दिल्ली हरी नीति और वाहन नियंत्रण पर भी सख्ती बरतती रही तो आने वाले वर्षों में यह एक नई सामान्यता बन सकती है। बदलाव की हवा बह रही है और अगर हम सबने साथ निभाया तो दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं, हरियाली की मिसाल बन सकती है। सांसें अब भरोसे के साथ ली जा सकती हैं।
सिंधु जल संधि पर भारत का बड़ा फैसला। भारत ने अब पानी की हर बूंद पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। ये फैसला सिंधु जल संधि को आंशिक रूप से निलंबित करने के बाद आया है, जिससे पाकिस्तान की चिंताएं और गहरी हो गई हैं। विशेषज्ञ इसे भारत की जल कूटनीति में सख्त बदलाव मान रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज से हटाए गए 3 डॉक्टरों के स्थानांतरण को लेकर राज्य की याचिका को ठुकरा दिया है। न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने स्पष्ट किया कि जहां जरूरत हो वहां एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अनिकेत महतो को तैनात किया जाए। यह निर्णय प्रशासनिक हस्तक्षेप और मेडिकल सेवाओं की प्राथमिकता के बीच संतुलन की मिसाल बन रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आई एक चौंकाने वाली घटना में एक महिला कांस्टेबल का शव पुलिस को मिला, जिसने बलात्कार के आरोपी अपने सहकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला पिछले 4 दिनों से लापता थी और उसका शव वर्दी में मिला। सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। अब उस पुरुष कांस्टेबल पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के भीतर महिला सुरक्षा और न्याय पर गहरे सवाल खड़े करता है। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज से हटाए गए 3 डॉक्टरों को लेकर अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस विश्वजीत बसु ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मामला राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एसएटी) को भेजने की मांग की गई थी। अदालत ने निर्देश दिया कि डॉबिया, अनिकेत महतो जैसे जरूरी विशेषज्ञों को वहीं तैनात किया जाए जहां उनकी जरूरत हो। यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं में हस्तक्षेप और चिकित्सकीय स्वतंत्रता के बीच एक संवेदनशील संतुलन बनाता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिस महिला कांस्टेबल ने पिछले साल एक पुरुष कांस्टेबल पर बलात्कार का आरोप लगाया था, उसका शव बुधवार को वर्दी में मिला। पुलिस के अनुसार महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं और वह पिछले 4 दिनों से लापता थी। अब उस आरोपी कांस्टेबल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस घटना ने राज्य में महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारत बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स में गेंद बदलने का विवाद। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच अब सिर्फ स्कोर नहीं, बल्कि गेंद को लेकर विवाद का मैदान भी बन गया है। भारतीय टीम ने सवाल उठाए कि 10 ओवर के बाद अंपायरों द्वारा दी गई रिप्लेसमेंट गेंद असल में 30 ओवर पुरानी थी, जिससे गेंदबाजों को स्विंग और सीम में कम मदद मिली। इसी दौरान इंग्लैंड ने मैच का रुख बदलने वाली साझेदारी बना ली और अंततः 22 रनों से मैच जीत लिया। अब क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस दोनों ही इस मामले पर आईसीसी से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। सच के साथ, निष्पक्षता के साथ हम फिर लौटेंगे कल नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए मिशन क्राइम कंट्रोल, जो सच दिखाए वही सच्चा साथी। फॉलो कीजिए मिशन क्राइम कंट्रोल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। इन रहिए हमेशा एक कदम आगे खबरों से भी, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ खबर नहीं, खबर का सच।